प्रयोग ये हुआ था, एक बार फिर से जल्दी बता देते हैं। मान क्या था उसमें, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण का बौछार किया था रदरफोर्ड ने। तो उसने देखा था कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से किसी कोण पर मुड़ गए और बहुत से कम अल्फा कण अपने मार्ग से वापस चले गए। ये तीन चीज उसने देखा था और तीनों से निष्कर्ष निकाला क्या कि अधिकांश अल्फा कण का अपने मार्ग से सीधा निकल जाना यह सिद्ध करता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ का किसी कोण पर मुड़ जाना सिद्ध करता है कि वह किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरा जो उसी समान धनावेशित था, और बहुत से कम अल्फा कण का वापस चलाना सिद्ध करता है किसी धनात्मक ठोस भाग के टकराया। यह धनात्मक ठोस भाग परमाणु के बीचों बीच होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया, इस आधार पर किया अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, यहां तक हुआ था। आगे अब जब इन्होंने खोज किया तो इसका मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, जब खोज कर लिए नाभिक का तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। उन्होंने कहा परमाणु गोलाकार है, इसके बीचों बीच नाभिक पाया जाता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब एक चीज तुम लोग 9th में पढ़ोगे, तो ये है नहीं 9th में, चक्कर लगाने के लिए, वृत्त में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल पढ़ा जाएगा 11। अभिकेंद्र बल, वह बल जो केंद्र पर झुका होता है, अभिकेंद्र बल होता है। तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाने के अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। कोई भी वृत्त में घूमेगा, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूम रही है, उसको भी अभिकेंद्र बल चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और नाभिक धनावेशित है, इसमें प्रोटॉन है। धन और ऋण के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है, यह वैद्युत आकर्षण बल ही इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। यह अभिकेंद्र बल ही उसको वृत्त में घूमने के लिए पर्याप्त होता है, घुमाने के लिए पर्याप्त होता है। अभिकेंद्र बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाता है। अभिकेंद्र बल देता कौन है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल ही उसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। तो इतनी चीजें अपने रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल। फिर इसके बाद इसमें कमियां आई। कमी ये हुआ कि इसके पहले बाद में वैज्ञानिक लोग मैक्सवेल ने थ्योरी दिया था कि ऋणावेशित कण कोई त्वरित गति करता है, कोई भी आवेशित कण त्वरित गति करता है, कोई भी आवेशित कण त्वरित गति करेगा, अपने में से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, यह भी त्वरित गति करता है, ये भी अपने में से ऊर्जा का उत्सर्जन करता जाएगा। इसमें से ऊर्जा निकलती धीरे धीरे नाभिक के पास आएगा और नाभिक में गिर जाएगा, पूरा परमाणु नष्ट हो जाएगा। इसका ये बता नहीं पाए और इसलिए इनका ये मॉडल फेल हो गया रदरफोर्ड का। खोज तो किया इन्होंने बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत चीजों को इन्होंने बता नहीं पाए और ये थ्योरी मैक्सवेल से सिद्धांत से कैंसिल हो गई। फिर बोर आए। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है, बोर का परमाणु मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। बोर के अनुसार उन्होंने बताया कि परमाणु गोलाकार होता है, इसमें अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन, उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। नंबर 2, निश्चित कक्षाएं किसकी होती, किसको कहते हैं, वह कक्षाएं जिनकी ऊर्जा और त्रिज्या दोनों निश्चित हो, उन्हें निश्चित कक्षाएं कहा जाएगा। उस कक्षा की ऊर्जा निश्चित हो, उस कक्षा की त्रिज्या निश्चित हो, इसको निश्चित कक्षा कहेंगे। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा। और जबकि रदरफोर्ड वाले क्या है, बवाल हुआ कि भाई वो धीरे धीरे कक्षा छोड़ के नाभिक में गिर जाएगा। ये कारण नहीं, जहां है वहीं रहेगा, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाएगा।
तीसरा क्या था, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर में तभी जाएगा, अपनी जब बाहर से उसे दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा दी जाए, तभी एक कक्षा छोड़ सकता है, अदरवाइज। फिर अगला क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में गया तो वहां जब जाएगा तो बहुत देर तक नहीं रुकेगा, उस ऊर्जा स्तर में बहुत देर तक न रुक करके पुनः अपनी मूल कक्षा में ली गई ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकालता हुआ वापस चला आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकालता हुआ वापस चला आएगा। और इस जो तरंग निकलेगी इसकी हम तरंग दैर्घ्य वगैरह सब इसको ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बाहर कुछ कक्षाओं में सबको पढ़ा जाएगा। और तुम लोग 9 में फिर पढ़ोगे रेखीय संवेग, और एक मीटर में होता है 11 में कोणीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन कोई भी अगर वृत्तीय कक्षा में गति करता है उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, नहीं बदलता। 9th में रेखीय संवेग पढ़ा जाएगा, इसमें जहां कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, स्थिर रहता है, रिजर्व रहता है, बदलता नहीं। तो बोर ने अपना ये मॉडल दिया और अंत में इनका ये मॉडल ये सही माना गया, रदरफोर्ड का सुधार करके इन्होंने जो कमी थी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने इसको बताया। फिर इसके बाद ये देने के बाद ये मॉडल प्रस्तुत किए, तो चूंकि कण की खोज तो पहले ही हो गई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये पूरा परमाणु तीन एक बैग थैला मान लें, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन कण हैं। प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन न्यूट्रल उदासीन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। इस थैले का पूरा भार यानी परमाणु का पूरा भार इन तीनों के भार के बराबर होगा। तो ये इसका भार बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन, बताएंगे कितना होता है। 9.1 × 10 घात -31 किलोग्राम, 9.1 × 10 घात -31 किलोग्राम, बहुत कम होता है। और बहुत छोटी राशि किसी बड़ी राशि में जोड़ी जाए तो उसके ऊपर कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता। तो परमाणु के अंदर ये तीनों पाए जाते हैं। अगर हम तुमसे पूछें परमाणु का भार क्या होगा तो कहोगे तीनों के भार के बराबर होना चाहिए, तीनों के भार के योग के बराबर होना चाहिए। इसका भार तो बहुत कम है, तो मानो ऐसा है जैसे ये इसमें जुड़े अथवा न जुड़े इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे इज इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ये तीनों बराबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इक्विवेलेंट, लगभग बराबर इसके। और ये दोनों कहां पाए जाते हैं? नाभिक में। कहां पाए जाते हैं? नाभिक में। तो हम ये कह सकते हैं परमाणु का समस्त भार, परमाणु का समस्त भार परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, केंद्रित होता है। संपूर्ण भार नाभिक में स्थित होता है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र नाभिक में स्थित होता है, संपूर्ण भार। दूसरा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस माने नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में निवास करते हैं, रहते हैं। इसलिए सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन कहां पाए जाते हैं? नाभिक में। अभी बताओ, प्रोटॉन पे धनावेश है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, तो पहला लाइन ये भी हो गया कि नाभिक हमेशा धनावेशित होता है। नाभिक हमेशा क्या होता है? धनावेशित होता है। नाभिक हमेशा धनावेशित। अगला पॉइंट क्या है? किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे धन और इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे ऋण। इसके मतलब जितना धन है उतने ऋण है। धन और ऋण बराबर जोड़ देंगे, शून्य हो जाएगा। बराबर धन बराबर ऋण अगर जुड़े तो शून्य हो जाएगा। तो किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते
हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए पूरा का पूरा परमाणु विद्युत उदासीन होता, न्यूट्रल होता है। पूरा परमाणु आवेश रहित होता है, वैद्युत उदासीन, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण पूरा का पूरा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो विद्युत उदासीन होने का तरीका क्या हुआ? जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो दो लाइन फिर से, पूरा परमाणु विद्युत उदासीन है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक धनावेशित होता है क्योंकि नाभिक में ही प्रोटॉन होता है जिस पर धनावेश होता है। तीसरा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। तीसरा, चौथा पॉइंट जो भी कुछ है, परमाणु का समस्त भार तीनों कणों के कारण होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना होता है कि भार में उसको जोड़े तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं कि भार परमाणु का केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। इसलिए हम कह सकते हैं परमाणु का समस्त भार, परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र पर निहित होता, नाभिक में निहित होता है। तो परमाणु का समस्त भार नाभिक में स्थित होता है। 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु का समस्त भार नाभिक में। वैसे भी तुम लोग केंद्र वगैरह पढ़ोगे उसका संपूर्ण भार कहाँ अलाई करता है वो फिक्स होता है, पॉइंट फिक्स होता है। तो गोलाकार वस्तु का समस्त भार उसके केंद्र पर स्थित होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद हो गई कि परमाणु उदासीन है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। फिर इसके बाद परमाणु का समस्त भार कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। परमाणु और नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। नाभिक में कौन कौन लोग बैठे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए सम्मिलित रूप से इनको न्यूक्लियन कहा जाता है, करने वाला न्यूक्लियन। तो समस्त भार न्यूक्लियनों के भार के बराबर होता है। सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी होता है तीनों में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन उससे थोड़ा कम होता है, थोड़ा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये तुलनात्मक दृष्टि से सबसे हल्का और सबसे भारी न्यूट्रॉन, और इसके बाद प्रोटॉन। तो 3 कण हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसमें और चीजें देखा जाएगा धीरे धीरे और बताएंगे। इसमें पहला एक डालोगे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो आगे इसको बताएंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। फिर क्लास चलेगा व्यवस्थित, बताया जाएगा। सभी विषय बताए जाएंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब धीरे धीरे सब होगा।